नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, हालांकि उसके पहले कई विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अब ये सवाल है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। पिछले कई सालों से इस बारे में जो है वो कोशिशें चल रही हैं और अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं इस कोशिशें में लगी हुई हैं। अभी तक ममता बनर्जी जो है इस विपक्षी एकता की धुरी बनी हुई है। इस सिलसिले में वो दिल्ली भी आ चुकी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिल चुकी हैं। फिर वो मुंबई गई, वहाँ पर शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे तक मिली। एक विपक्षी मोर्चा बनाने की बात भी कही गई, लेकिन इसमें इस बात पे भी चर्चा हुई कि क्या कांग्रेस इसका हिस्सा होगी या नहीं होगी। शिवसेना और एनसीपी जैसे दल ये मानते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्ष का मोर्चा नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कांग्रेस यदि विपक्ष का हिस्सा होगी या अगुवाई करेगी, ये दो अलग बातें हैं। यदि कांग्रेस लोकसभा में 100 सीटें लाती है तो वो निश्चित रूप से अगुवाई करने की स्थिति में होगी, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय दल के पास इतनी बड़ी संख्या सांसदों की नहीं होगी। यदि कांग्रेस 100 की संख्या पार नहीं करती है तो फिर क्षेत्रीय दल जो है अपना दावा पेश करेंगे। खैर, ममता बनर्जी के अलावा जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर यानी चंद्रशेखर राव, वो भी विपक्ष की एकता की पहल की कोशिश में जुटे। वो भी मुंबई गए, सभी लोगों से, पवार से, उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की है। विपक्षी एकता की बात जो है आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी कर रहे हैं और अलग अलग लोग भी इसमें जुटे हुए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं इनके पास अपने राज्य में सत्ता है और केंद्र में यानी लोकसभा में सांसद है। तृणमूल कांग्रेस के पास बंगाल में प्रचंड बहुमत है और दिल्ली में 22 सांसद हैं, जो कि अगले लोकसभा में निश्चित रूप से बढ़ेंगे, क्योंकि 40 के ऊपर जो है वहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। उसी तरह डीएमके के पास तमिलनाडु में सरकार है और 24 सांसद है। शिवसेना के पास महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और 19 सांसद हैं। चंद्रशेखर राव के पास छोटा सा राज्य भले ही हो तेलंगाना है, लेकिन 9 सांसद हैं। सवाल ये होता है कि सांसद तो जगनमोहन रेड्डी के पास भी है, 22 हैं, और आंध्र प्रदेश में सरकार भी है, लेकिन वो विपक्ष के साथ नहीं उठ बैठते हैं, क्योंकि जब भी राज्यसभा में बीजेपी को या कहें सरकार को कोई दिक्कत होती है तो वो सरकार को मदद करते हैं, वो विपक्ष से दूर रहते हैं। इन सब में जो है ममता बनर्जी का दावा सबसे मजबूत है, जाहिर है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति का उनको अनुभव है। कई बार सांसद रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, कैबिनेट स्तर की मंत्री रह चुकी हैं, पहले कांग्रेस में रही हैं, तो वो सारे दलों के नेताओं से उनके संबंध है जो पहले कांग्रेस में थे और टूट के अब अलग हुए हैं। सोनिया गांधी से भी उनका बड़ा ही आत्मिक संबंध है। लेकिन अब इस सूची में एक नया नाम जुड़ा है और वो नाम है अरविंद केजरीवाल का। जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सफलता पाई, तो इसे कहा गया कि ये राजनीतिक दलों का सबसे सफल स्टार्टअप है। निश्चित रूप से आप, क्योंकि 10 साल में कोई भी पार्टी 2 राज्यों में सरकार में आ जाए, ये काफ़ी मुश्किल होता है, नामुमकिन है। मुझे याद आता है बीएसपी के संस्थापक काशीराम कहा करते थे कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए पहला चुनाव हारने के लिए होता है, मतलब खुद के हारने के लिए। दूसरा चुनाव दूसरे दल को हरवाने के लिए, यानी इतना मजबूत हो जाइए कि आप उनका वोट काट लीजिए। और तीसरा चुनाव जो है वो जीतने के लिए होता है। 1984 में काशीराम ने बीएसपी बनाई और अपने दम पर 2007 में मायावती सरकार जो है अपने बहुमत से बनाई, यानी 23 साल लगे बीएसपी को। हालांकि ये बात अलग है कि मायावती 1995 में भी, 1997 में भी और 2000 में भी मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन काफ़ी छोटे समय के लिए। मगर आम आदमी पार्टी जो कि 2012 में बनी, 2022 में उसके पास 2 राज्य हैं। लेकिन अब चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि विपक्षी एकता का चेहरा बनने के लिए अरविंद केजरीवाल को एक राष्ट्रीय दल बनना पड़ेगा और राष्ट्रीय दल बनने के पहले क्षेत्रीय दल बनना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्षेत्रीय दल बनने के लिए, राष्ट्रीय दल बनने के लिए आपको 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल बनना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय दल का क्या क्राइटेरिया है?
क्षेत्रीय दल का क्राइटेरिया ये है कि आपको क्षेत्रीय दल की 4 राज्यों में आपको 8% वोट मिलना चाहिए, ठीक है। ये यदि ये नहीं होता तो एक दूसरा नियम भी है कि 4 राज्यों की विधानसभा में आपको 6% वोट मिले और 2 सीट मिले, तो आप जो है कह सकते हैं कि आपके पास दिल्ली और पंजाब में सरकार है और गोवा में 6.7% वोट मिले हैं और 2 सीट भी मिले हैं, यानी 6% वोट और 2 सीट 4 राज्यों में वो करीब करीब पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली पंजाब हो गया, गोवा में 6%, 6.5% से ज़्यादा वोट है और 2 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। तो बचा एक राज्य जहाँ पे कि आम आदमी पार्टी को अच्छा करना है, और वो राज्य हो सकता है गुजरात या हिमाचल। गुजरात हो सकता है क्योंकि गुजरात में सूरत में जो है अपना पार्षद वगैरह जितवाया है आम आदमी पार्टी ने, तो कहा जा रहा है कि गुजरात यदि में ये 6% वोट ले आए और 2 विधायक उनके जीत के आ जाते हैं तो वो राष्ट्रीय दल बन जाएंगे, और एक बार राष्ट्रीय दल यदि आम आदमी पार्टी बन जाएगी तो उनका कद बढ़ जाएगा, उनकी दावेदारी भी बढ़ जाएगी। कई राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की राजनीति में काफ़ी समानता है, जैसे दोनों राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद को अपनी राजनीति में अहम जगह देते हैं। जैसे केजरीवाल जी की तिरंगा यात्रा, बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराना, अपने भाषण में जय माता दी और भारत माता की जय या इनकलाब जिंदाबाद की जय के नारे एक साथ लगवाना, नए नए प्रतीकों को ढूंढना, जैसे बीजेपी है सरदार पटेल, अंबेडकर, ये सब चीज़ करती है, सुभाष बोस को ले आती है। उसी तरह जो है केजरीवाल साहब अब जो है वो अंबेडकर की फ़ोटो लगेगी और भगत सिंह की फ़ोटो लगेगी पंजाब में हर मंत्री के कमरे में, ऐसा करना, चाहे दिल्ली में अंबेडकर के ऊपर म्यूजिकल करना और उसमें लोगों को फ्री एंट्री देना, ये सब चीज़ें समानता, दोनों को मुफ्त में देने का बड़ा शौक़ है। बस केजरीवाल साहब जो है राशन भी मुफ्त में देते हैं, बिजली भी कुछ यूनिट मुफ्त में मिलेगा, पानी भी मिलेगा, बस में फ्री यात्रा कर लें महिलाएं हैं, और मोदी जी के फ्री के वजह से आपने देखा कि फ्री राशन के वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। और दोनों को मॉडल बेचने का बड़ा शौक़ है, एक गुजरात मॉडल बेचा करते थे, एक जो है दिल्ली का मॉडल आजकल बेच रहे हैं। तो इसलिए कई लोग मानते हैं कि मोदी का जवाब केजरीवाल हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अब 2 ही तरह के वोट बचे हैं। आप इस बात को सीरियसली सुनिए, भारत में केवल 2 तरह के वोट बचे हैं, एक मोदी को जिताने वाला, दूसरा मोदी को हराने वाला। दिक्कत यह है कि मोदी को हराने वाला जो है वोट वो काफ़ी संख्या में है, 60% है, लेकिन वो एकजुट नहीं है। किसी दिन इस पर भी चर्चा करूँगा। अब जो इस मोदी विरोधी वोट को एकजुट कर ले वो मोदी को टक्कर दे सकता है 2024 में। वो कौन हो सकता है? क्या मायावती, क्या ममता बनर्जी हो सकती हैं, क्या वो शरद पवार हो सकते हैं, क्या कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर केजरीवाल हो सकते हैं। तो हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल के अगले राजनीतिक दांव का भी। तो आज तक इतना ही। पॉलिटिकल वाव में अगला दिन होगा, अगला सब्जेक्ट होगा, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।